नमस्कार स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। यहाँ हम लोग पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस एंड एसएसटी पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से, और पूरा का पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल सके जब वीडियो डाला जाए, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में समझाया गया है जो हमारा प्यारा भारत है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसकी पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या साइज़ है और वर्ल्ड के कंपैरिजन में इसकी लोकेशन क्या है, यानी ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर आता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। यही बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक एक करके और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड द मल्टीपल फैसिलिटेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि पिछले 50 सालों में, यानी 5 डिकेड्स में इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुका है। 1947 में जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, चाहे वो इकोनॉमिक पर हो या फिर सोशल के यानी सामाजिक तौर पे हो या इकोनॉमिक के तौर पर हो, बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं और कंट्री जो है वो आगे बढ़ी है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. यानी यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई है, उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है हर एक फील्डों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, जिसमें हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लागू किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिससे कंट्री में एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ गया बहुत ही अच्छा। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत पीछे रह गए अंग्रेज़ों की वजह से, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर लगाई गई और आगे बढ़ाया गया। टेक्नोलॉजी में बात करें तो आज हम लोग काफ़ी तरक्की कर चुके हैं पहले से, और भी बाकी इकोनॉमिक फ्रंट पर कहा जाए, जैसे कि 1990 में LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे हमारी इकोनॉमिक भी बहुत ही अच्छी हालत हुई है पहले के मुकाबले, और बाहर के लिए हमने दरवाजे को खोल दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन। हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में किस लोकेशन में पड़ता है, क्या इसका एड्रेस है, यही बातें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फिगर 1.1। The main land extends between the latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में समझाया गया है। तो इससे पहले कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये पिछले चैप्टर्स में आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। ये है पूरा वर्ल्ड का ग्लोब। अब वर्ल्ड जो है, इस पर दो तरीके की इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई है। एक को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड और दूसरे को कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सा होता है, जो इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है, यानी जो लाइंस ड्रॉ की गई है, ये वाला होता है हमारा इक्वेटर मौजूद है बीचों बीच, जो 0 डिग्री पर आता है, और इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से लाइन जो होती है वो चलती रहती है। इन लाइंस को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड कहते हैं। साथ ही साथ ये ऊपर में भी बढ़ती रहती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती रहती है। जो मेन पॉइंट है वो हम लोग को ये समझना है कि 23 डिग्री एंड हाफ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
अब ये जो बीचों बीच 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर वाले साइड में हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे की जो साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो इंडिया है वो ऊपर की तरफ यानी लैटिट इक्वेटर से ऊपर आता है, और इसीलिए हमारा इंडिया जो है वो आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो इस तरीके से इमेजिनरी लाइन मौजूद रहती है, और इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। बात आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री मौजूद है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? तो प्राइम मेरिडियन जो है वो पूरे वर्ल्ड में टाइम के लिए 0 डिग्री माना गया, 0 टाइम माना गया है, यानी यहाँ से टाइम जो होता है वो स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं तो ये वेस्ट साइड है, वेस्ट, और जब दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो ये, माफ़ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। जब हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं यहाँ से तो ये जो है वो ईस्ट है, और जब इधर आते हैं हम लोग तो ये जो है वो वेस्ट है। तो हमारी कंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। इसी को ये जो ऊपर से लाइन आ रही है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। बाकी कुछ बातें याद रखनी है कि ऊपर अगर बढ़ते हैं हम लोग तो 66 डिग्री एंड 33 मिनट पर आता है आर्कटिक सर्कल, और नीचे अगर आएंगे हम लोग तो अंटार्कटिक सर्कल आता है। उसके बाद यहाँ आ जाता है नॉर्थ पोल, और नीचे आ जाता है साउथ पोल। ये पूरा का पूरा मौजूद है। एक और बात कि जब हम लोग यहाँ से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी 90 डिग्री से जब ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो टाइम होता है वो इंक्रीज़ होता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट जो होता है, 4 मिनट, वो मौजूद रहता है। यानी मान लीजिए अगर यहाँ से हम लोग 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, इस तरीके से 30 डिग्री अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब वहाँ का जो टाइम हो जाएगा वो 30 × 4 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स डिले चलेगा, यानी आगे चलेगा। और अगर जब हम लोग वेस्ट की तरफ आएंगे, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ आएंगे तो ये टाइम जो होता है वो कम होते चलता है, यानी वहाँ से माइनस होते चलता है। तो इस तरीके से पूरा प्राइम मेरिडियन से टाइम जो होता है वो काम करता है। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ जो बात किया गया है कि लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। इन बातों को आप समझते हैं। तो जब हम लोग यहाँ आएंगे, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, तो ये रहा नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट। अब नॉर्थ क्यों कहा गया? क्योंकि इसके नीचे में जो है मौजूद है वो इक्वेटर, और इक्वेटर से 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो 8 डिग्री 4 मिनट जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमारा इंडिया जो होता है वो साउदर्न मोस्ट जगह पर तैयार हो जाता है, और ऊपर बढ़ते जाते हैं तो फिर आ जाता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ जाते हैं। ये पूरा हमारा एक्सटेंशन है। अगर वहीं बात करें तो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट। ये पूरा हमारा इंडिया का मेन लैंड का एक्सटेंशन है। ये मेन लैंड है। इस मेन लैंड के अलावा 2 आइलैंड्स भी मौजूद हैं। एक को कहते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दूसरे को कहते हैं लक्षद्वीप। इस तरीके से पूरा ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है चैप्टर में। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब आप लोगों को बताए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। टू साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाइज इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंशन ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। यानी एटलस से आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या बातें कही है, बोली गई है। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ जैसा देखेंगे हम लोग तो ये जो है वो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं तो क्या आता है, नॉर्थ आता है, और नीचे आता है साउथ। तो यहाँ से हमारी इंडिया किधर है, तो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ में यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट स्टार्ट हो जाता है और एक्सटेंशन चलता है यहाँ तक। बात ये समझाया जा रहा है कि ये जो हमारी कंट्री है वो मेनलैंड कहलाती है और इसके 2 आइलैंड्स मौजूद हैं। एक जो है वो दिस साइड, मिटा लेते हैं पहले, इसे इरेज कर देते हैं। वन आइलैंड इज दिस साइड एंड अदर इज दिस साइड। इधर वाले को हम लोग कहते हैं अरेबियन सी और इसको कहते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। आगे बढ़े अगर हम लोग तो यहाँ पर आकर के अच्छे से और समझ सकते हैं। दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज़ अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पड़ता है उसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं एंड बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज। इंडिया का साइज़ क्या है वर्ल्ड के कंपेरिजन में और अपने आप में। द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी हमारा एरिया जो है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है इंडिया का। एंड इंडियाज़ द टोटल एरिया ऑफ अकाउंट इज 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी पूरे वर्ल्ड की जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो ये जो पूरा वर्ल्ड हो गया इसमें हमारा कंट्री जो है वो 2.4% मौजूद है। 2.4% जो है वो हमारे कंट्री का लैंड मास मौजूद है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज इन फिगर 1.2 इट इज़ द क्लियर दैट द इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड total length of the coastline of the mainland including the Andaman and Nicobar Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ क्या बात कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग फिगर 1.2 पर चलते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा। तो ये रहा फिगर 1.2। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है वो लैंड मास के हिसाब से 7th नंबर पर आता है। इसको याद रखने का तरीका है RCUC बाई। R से रसिया का सबसे ज़्यादा लैंड मास है, उसके बाद आता है कनाडा 9.98, उसके बाद USA 9.83, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना का है 9.60, ब्राज़ील इज़ 8.51, ऑस्ट्रेलिया इज़ 7.69 एंड इंडिया इज़ 3.28। तो अगर रैंकिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इंडिया जो है वो 7th नंबर पर आता है लैंड मास के हिसाब से। दूसरी बात यहाँ ये समझाया गया है कि इंडिया के मेन लैंड का और आइलैंड का मिला करके जो कोस्टल लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर है। क्या मतलब ये समझाया जा रहा है कि ये हमारे प्यारा भारत में यहाँ से जो ये मौजूद है
ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन उसको कहते हैं जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये इतना दूर का कोस्ट लाइन, और साथ ही साथ ये जो अंडमान निकोबार्स का और लक्षद्वीप का जो कोस्ट लाइन मौजूद है, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो इंडिया का 7516.6 किलोमीटर का कोस्ट लाइन पड़ता है। और वैसे पूरे इंडिया का जो टोटल लेंथ जो है वो 15,200 किलोमीटर पड़ता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। यानी इंडिया में यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब जो नई नई माउंटेन्स बनी थी, नई नई मतलब आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले माउंटेन्स बनी थी। वो कौन सा है? तो हिमालय माउंटेन्स जो है, हिमालय का एक्सटेंशन है पूरा। कहाँ से भाई? तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक मौजूद है। यहाँ है नॉर्थ वेस्ट, लद्दाख से लेकर के, और जब हम लोग लास्ट में आएंगे तो इस तरीके से यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है। ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस अ टैपर and extends towards the Indian Oceans, dividing into the two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east। यानी नेक्स्ट बात समझाया जा रहा है कि जो इंडिया है ये ऊपर की तरफ हमें चौड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, यानी कि नीचे का मतलब जब कोस्ट लाइन में आ जाते हैं, और वो लगभग लिया गया है 22 डिग्री लैटिट्यूड से। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो टैपर होते जाता है, पतला होते जाता है, नैरो होते जाता है। और नैरो होता है तो इसके एक तरफ जो है वो बे ऑफ बंगाल मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है वो अरेबियन सी मौजूद है। ये कौन सा एरिया है? तो ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में मौजूद है बे ऑफ बंगाल, और ये है साउथ वेस्ट, यहाँ पर मौजूद है अरेबियन सी। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। यानी कि अगर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा 1.3 को, एक बार देखते हैं 1.3। अब यहाँ देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, तो यहाँ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट। जब इन लोगों को माइनस करेंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा लगभग। और साथ ही साथ, और ये कौन सा एक्सटेंट है? तो ये वेस्ट और ईस्ट का एक्सटेंट है। जब वैसे ही हम लोग नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ 37 डिग्री से 8 डिग्री, और इसको भी जब हम लोग माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स जो है वो ये भी 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ ये समझाया गया है कि दोनों तरफ जो है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री ही मौजूद है, लेकिन देखने पर हम लोगों को ये वाला एक्सटेंट जो है वो ज़्यादा लगता है और इधर वाला जो है वो कम लगता है। ये हमें देखने में ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आगे बढ़े तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ द 2 hours। हेंस द टाइम along द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर एंड उत्तर प्रदेश इज टेकिंग एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम लोग गुजरात से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं तो वहाँ तक का जो टाइम गैप जो है वो कितने मिनट का है? तो वो पूरे के पूरे 2 hours का है। ये टाइम गैप कैसे पता चलता है? तो बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट का बराबर होता है। तो ऐसे ही हम लोग देखें अभी एक्सटेंट कि 30 डिग्री का एक्सटेंट है। तो 30 डिग्री का एक्सटेंट का मतलब होता है कि 30 × 4 मिनट, और ये कितना हो जाता है? तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट यानी कि 2 hours। यानी ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में
2 घंटे का गैप है। और 2 घंटे का गैप कैसा है, तो अगर गुजरात में 12 बज रहा है तो जो ये गुजरात का टाइम है, गुजरात में अगर 12 बज रहा है तो उस टाइम पर, सेम टाइम पर अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, यानी 2 घंटा आगे है। लेकिन इसके वजह से पूरे कंट्री में जो है वो अलग अलग टाइम हो जाता। वैसे ही सेम टू सेम नॉर्थ साउथ एक्सटेंड का भी है, तो वहाँ पर भी टाइम जो है वो 2 आवर्स डिले हो जाता। इसलिए क्या किया गया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, उसको मान लिया गया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम। यानी कि जितना टाइम मिर्ज़ापुर में हो रहा होगा उतना ही टाइम पूरे के पूरे इंडिया में माना जाएगा कि उतना ही टाइम हो रहा है, ताकि किसी भी तरीके के डिले देखने को न मिले और पूरे कंट्री में एक ही टाइम चले। द लैटिट्यूड एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज द वन मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो इससे हम लोग डे और नाइट का जो है वो हमें डिले देखने को मिलता है, यानी एक्सटेंशन देखने को मिलता है। आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड। यानी कि इंडिया जो है उसका रिलेशन वर्ल्ड के साथ कैसा है, और वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो उसकी क्या पोजीशन बनती है, इन बातों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। या अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, सेंट्रलिस्ट पड़ता है पूरे एशिया में। एशिया में अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें, यानी ईस्ट जो हो गया वो इस तरफ हो गया और वेस्ट जो हो गया ये इस तरफ, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, बिल्कुल बीचों बीच हमारा इंडिया पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें साउथ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर बात करें हम लोग, जब बात करें तो वहाँ पर हम लोग का जो एक्सटेंशन है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन देखने को मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा साउथ में जो है वो हम लोग दिखाई देते हैं, यानी इंडिया दिखाई देता है। ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेंट्रलिस्ट ऐसी जगह पर पड़ता है कि इंडिया जो है वो आसानी से साउथ से पूरे कंट्रीज़ के साथ और साथ ही साथ ईस्ट से सारे कंट्रीज़ के साथ, वेस्ट से सारे कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है और आसानी से ट्रेड हो सकता है यहाँ से। नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला ऑफ प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus the helping the India establish the close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast and the with the South East and the East Asia from ईस्टर्न कोस्ट। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिया ऐसी प्रोमिनेंट लोकेशन पर आता है कि वहाँ से ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो मिलना जुलना होता है, जो ट्रेड करना होता है, वो बहुत ही ईजी दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ से हम लोग यूरोप से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ये लैंड मास से भी हम लोग जा सकते हैं और यहाँ पर यूरोप से जुड़े हुए हैं। सेम टाइम पर हम लोग दिस साइड से चाइना और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे से जुड़े हुए हैं और वहाँ से ट्रेड अच्छे से हो सकते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देन इंडियन ओशियन एज द इंडिया हैज़ इंडिडेड इट्स इंडियन इमिटेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। चूँकि इंडिया जो है वो पूरे इंडियन ओशियन में सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन पर है, सबसे मेन पोजीशन पर है, इसलिए डोमिनेट करता है और इसलिए इसको जस्टिफाई किया जाता है कि इकलौती ऐसी ओशियन है जिसका किसी कंट्री के नाम पर नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। इस बात को ये जस्टिफाई करता है इंडिया। नेक्स्ट इज इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact। यानी जैसा हम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड होता है वो पहली बार जो है वो सी रूट से है, हमें देखने को मिलता है
जब यहाँ पर इसकी खोज में पोर्टुगीज लोग आए थे। लेकिन अगर लैंड से बात करें, यानी लैंड से बात करें, तो ये बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर चलते आ रहा है और अच्छे से ट्रेड होते आ रहा है। पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट यहाँ से बने हुए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड द पासेज टू एंशियंट ट्रैवलर्स वाइल ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से जो माउंटेन्स मौजूद हैं उनमें पासेज से बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आते रहे हैं एंशियंट टाइम में, और ये लोग यहाँ पर बहुत सारे ज्ञान का भंडार भी लेकर के आए हैं और यहाँ से भी लेकर के गए हैं। जो कि ओशियन जो है वो साउथ से इन चीज़ों को रोकता था, लेकिन नॉर्थ से सारी चीज़ें आती थी। These routes have contributed in the exchange of the ideas and commodities since ancient times. The idea of the Upanishad and Ramayana, the stories of the Panchtantra, the Indian numerical and the decimal system thus could reach many parts of the world. चूँकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं और यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए हैं बाहर घूमने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, इस वजह से क्या हुआ है कि रामायण और महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, ये सब चीज़ें इंडिया से बाहर गई है। साथ में इंडिया का जो न्यूमेरिकल सिस्टम खोजा गया था, डेसिमल सिस्टम खोजा गया था, ये सारी चीज़ें भी वर्ल्ड को शेयर किया गया है इंडियंस के द्वारा। और द स्पाइसेस, म्यूसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज्ड वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज़। और साथ ही साथ इंडिया से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर गई हैं, जैसे कि स्पाइसेस हो गए, बहुत सारी अलग अलग मर्चेंडाइज हो गई, ये सारी चीज़ें अदर कंट्रीज़ में गई हैं। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। साथ ही साथ जैसे ही हमारे यहाँ से बाहर गया है सारी चीज़ें, वैसे ही बाहर से इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर आए हैं, उनकी जो चीज़ें आई हैं। इसके बाद जो इंडिया में मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं जिसमें डोम का इस्तेमाल किया जाता है, डोम जो इस तरीके से ऊपर में मौजूद रहता है, गुंबद मौजूद रहता है, उसको हम लोग कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर से इंडिया में आई है और आदान प्रदान इस तरीके से बहुत ही पुराने टाइम से रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ नेबर, यानी इंडिया के कौन कौन पड़ोसी हैं उनके बारे में हमें समझना है। India occupies an important strategic position in the South Asia. India has the 28 states and 8 union territories. यानी इंडिया में कितने स्टेट्स मौजूद हैं? तो 28 स्टेट्स मौजूद हैं अभी के टाइम पर, और 8 यूनियन टेरिटरी मौजूद हैं जो कि इंडिया को अलग अलग भाग में गवर्न करने के लिए बांटे गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। इंडिया shares its land boundaries with the Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, Bhutan in the north, and Myanmar, Bangladesh in east. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 islands countries, namely Sri Lanka and Maldives. इन पूरे बातों को समझिए इस मैप से। क्या कहा गया है कि हमारे नेबर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमारा कौन कौन नेबर है? तो फर्स्ट हमारा सबसे फेवरेट नेबर पाकिस्तान। यहाँ से एक छोटा सा पास निकलता है, ये पीओके है, यहाँ से पास निकलता है, जहाँ से सेकेंड नेबर आता है हमारा अफ़गानिस्तान। थर्ड जो है वो चाइना है, फोर्थ नेपाल, और यहाँ चाइना में यहाँ तिब्बत मौजूद है। फोर्थ नेपाल, फिफ्थ इज़ भूटान, सिक्स्थ इज़ बांग्लादेश, सेवेंथ इज़ म्यांमार। इन सब में सबसे बड़ा नेबर जो है वो, यानी सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री जो होती है वो बांग्लादेश से हमारी शेयर होती है। बांग्लादेश से सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। इसके अलावे सी रूट से भी हमारे 2 नेबर्स मौजूद हैं। वन इज़ मालदीव इन द अरेबियन सी एंड सेकेंड इज़ श्रीलंका। ये दोनों सी रूट से हमें कनेक्टेड होते हैं। आगे बढ़े अगर हम लोग, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम द इंडिया बाई अ नैरो चैनल ऑफ द
sea formed by the Palka Strait and Gulf of Mannar, while the Maldives island are situated in the south of the Lakshadweep islands। यानी यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से इंडिया के लक्षद्वीप के, ये लक्षद्वीप हमारा मौजूद है और इसके साउथ में पड़ता है मालदीव्स, और साथ ही साथ जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में आपको जो ये पासेज नज़र आ रही होगी, इसको हम लोग ये पूरा पाल्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो गल्फ़ मौजूद है, गल्फ़, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ इंडिया हैज़ had a strong geographical and the historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia। यानी कि जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, सारी चीज़ों का आदान प्रदान का रिश्ता रहा है। एक टाइम पर तो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर के टाइम पर पूरा का पूरा नेबर्स जो है वो हमारे ही कंट्री के हिस्सा हुआ करते थे और हमारे चलता था। अब आपको क्या करना है कि पूरे एटलस को देखना है और इसमें बताना है कि इंडिया जो है वो आपको डिफरेंट किन किन चीज़ों से दिखाई देता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को डिफरेंट बनाती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। एक्सरसाइज को कर लेंगे अच्छे से आप लोग और कमेंट करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए।